19 नंबर में क्या है वो देखिए। 19 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे कि नर और मादा पक्षियों में निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र होते हैं। अगर कोई पक्षी है, ठीक है, कोई पक्षियों की बात हो रही है। अगर मानव की बात की जाए तो मानव में लिंग निर्धारण क्या समझाया गया था। ऐसे आपको पता है कि मानव में 46 होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। उसमें 44 गुणसूत्र को ऑटोजोम कहते हैं और उसमें मादा में 2 गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XX होता है, ठीक है, जिसको होमोलोगस गुणसूत्र कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। और नर में 44 + XY यानी ये लिंग गुणसूत्र है जो हेट्रोलोगस कहलाता है। हेट्रो मतलब विषम, विभिन्न, और होमो मतलब होता है सेम, समान। तो एक समान, दोनों की दोनों जो है गुणसूत्र एक समान है, तो ये होमोलोगस है। किसमें? मादा में, ऐसे मानव के लिए। और इसमें क्या है? नर में ये हेट्रोलोगस है, मतलब 2 विषम गुणसूत्र है। ओके, तो ये लिंग निर्धारण हो गया मानव का। लेकिन हमारा पूछा जा रहा है यहाँ पक्षियों के लिए। तो पक्षियों के लिए मैं बता दूं, जो मानव में आप पढ़ रखे हो, पक्षियों में जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, जस्ट उल्टा। क्या होगा उसमें? मादा में विषम होगा, ठीक है, मादा में विषम होगा और नर में सम होता है, ठीक है। नर के लिए बताया गया है वो विषम बताया गया है नर के लिए, किसमें? मानव में। लेकिन यहाँ हमारी पक्षी की बात हो रही है, पक्षियों में जस्ट उल्टा होता है। पक्षियों में जो मादा होती है उसमें विषम होगा और जो नर है उसमें सम होता है, ठीक है, नर में सम होगा। लेकिन उसको हम लोग XX या Y से नहीं दिखाते, उसको दर्शाया जाता है कुछ अलग लेटर से, अलग अक्षर से। उसको Z से, ZW से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ZW से दर्शाया जाता है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए XX करके लिखी, पर असल में ये X वाले अक्षर से, Y वाले अक्षर से पक्षियों में नहीं दर्शाया जाता। पक्षियों में Z और ZW का कॉम्बिनेशन होता है। ये हो गया होमोलोगस और ये हो गया हेट्रोलोगस। हेट्रोलोगस किस में उपस्थित होगा? वो होगा मादा में। और होमोलोगस यानी एक समान किस में उपस्थित होगा? नर में। पर ऐसा मानव में नहीं था, मानव में विषम था, दूसरा था, उल्टा था। लेकिन यहाँ पर इस तरह से है। तो ऐसा वाला कॉम्बिनेशन, ऐसा वाला सेट यहाँ आपके ऑप्शन में, आपके विकल्प में कौन सा है, वही आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए, आपको यहाँ पर लेना है कि पहला नर का देखना है, बाद में मादा का देखना है। तो मैं तो बताई नर में एक समान, तो नर में ये भी एक समान है, ये भी एक समान है, ये एक समान है। लेकिन मैं बताई कि इसमें हम लोग ZZ से दर्शाते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ये तो XY विषम है नर में, तो ये तो और बिल्कुल नहीं होगा। अब ये ZZ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मादा में क्या देखेंगे? मादा में आपको बताया गया अभी तुरंत कि ये ZW होता है, ZO नहीं होता। ZO जो होता है ना, O दर्शाया जाता है कीट पतंगों में, ठीक है, कीट मकोड़े होते हैं ना, उसके गुणसूत्र को O से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पक्षियों की बात चल रही है, तो कीट पतंग की नहीं, तो B भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर, ठीक है, ये आपका सही जवाब हो गया। क्लियर? चलिए आगे देखिए क्या है। देखिए सवाल नंबर 20 में क्या पूछा जा रहा है? Which one is an example of false fruit? निम्न में से कौन सा फल मिथ्या फल है, यानी जिसको false fruit कहते हैं, असत्य फल, ठीक है। जो मिथ्या फल है, मिथ्या फल को आपको बताया गया था क्लास में, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था कि उसमें मादा युग्मक और नर युग्मक, यानी यहाँ पे बात हो रही है मादा में भ्रूणकोश की और नर में बात हो रही है उसके परागकण की। परागकण और भ्रूणकोश का दोनों का निषेचन हो जाता है और निषेचित हो करके आगे चल के ये बीज में परिवर्तित होगा, ठीक है।
ये तो सही है, ठीक है, निषेचन हो गया, लेकिन और ये बीज में परिवर्तित भी हो गया, लेकिन बीज के ऊपर जो अंडाशय है वो अंडाशय विकसित होकर फल बनता है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन मिथ्या फल में क्या होता है कि ऐसा जो है ये प्रक्रिया तो होगी, लेकिन यहाँ जो अंडाशय विकसित होना है वो अंडाशय विकसित नहीं होकर अंडाशय के अलावा फूल के दूसरे भाग विकसित हो जाते हैं। अब फूल में कोई ऐसा क्या भाग है जिससे वो फल बन जाए? फूल में दूसरे भाग क्या हैं? उसके नीचे जो भाग होता है फुला हुआ भाग, जिसको रिसेप्टेकल कहते हो, ठीक है। अंडाशय के नीचे क्या है? रिसेप्टेकल्स, या उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? थैलमस, ठीक है। तो वो जो नीचे वाला भाग रिसेप्टेकल थैलमस होता है, जैसे एक साधारण सा बना करके भी बताऊं, ये आप स्त्री केसर कुछ इस ढंग से बनाते हो, नीचे ये अंडाशय है और यही अंडाशय इस तरीके से एक आधार से जुड़ी रहती है, एक मोटे आधार से, और नीचे उसका पेडिसेल होता है जिसको डंठल कहते हैं, और इसमें ढेर सारी अपनी पंखुड़ियाँ लगी हुई है, छोटे छोटे और कैलिक्स लगे हुए हैं। चलिए ये रफली मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो ये वाला भाग पे हमें फोकस करना है। ये अंडाशय है जो विकसित नहीं हुआ, ये है लोअर वाला भाग जिसको रिसेप्टेकल थैलमस बोल रहे हो, ये विकसित हो जाता है और फल बना लेता है, ठीक है। ये फल बना लिया। तो अगर निषेचन हो और अंडाशय विकसित होकर नहीं, पुष्प के दूसरे भाग विकसित हो जाए, रिसेप्टेकल विकसित हो जाए, उसी को तो मिथ्या फल बोलेंगे। तो इस तरीके से विकसित करने वाला कौन सा फल होगा? यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है? आम, दूसरा अमरूद, कटहल, सेब, क्या हो गया? वेरी गुड, ऑप्शन डी सेब। आपको क्लास में भी इसी का उदाहरण दिया गया था, तो ये बहुत ही आसान सवाल है आपके लिए। ओके, तो सेब हो गया मिथ्या फल, ये हो गया सही जवाब। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। सवाल नंबर 21 में पूछा जा रहा है भ्रूणपोष, ठीक है। भ्रूणपोष यानी कि बात हो रही है एंडोस्पर्म की, ठीक है। भ्रूणपोष की गुणित संख्या क्या होगी? गुणित यानी गुणसूत्र की संख्या। गुणसूत्र की संख्या अगर एक कोशिका के अंदर जितनी होनी चाहिए वो पूरी की पूरी है, तब उसको हम लोग द्विगुणित कहते हैं। अगर आधी है तो अगुणित कहते हैं, और अगर द्विगुणित से यानी पूरी संख्या से थोड़ी अगर ज़्यादा हो गई, ठीक है, थोड़ी मतलब आधा थोड़ी ज़्यादा हो गई, आधा, यानी इसमें एक द्विगुणित और अगुणित मिल गया तो वो त्रिगुणित बन गया, ठीक है। और उसमें अगर पूरी संख्या है और पूरी संख्या फिर जुट गई तब वो टेट्रा हो गया, यानी चतुष्गुणित हो गया, है ना। तो इस तरीके से नाम दिया गया है, और सबको पता है कि अगुणित है तो उसको n से दर्शाते हैं, द्विगुणित है तो 2n से, और त्रिगुणित है तो 3n से, और चतुष्गुणित है तो 4n से। इसमें n की जो संख्या है वो गुणसूत्र की संख्या बता रही है, और उसमें इस तरीके से फॉर्मूला लगा है। मान लीजिए मानव का यहाँ 23 से गुणसूत्र है, तो 23 यहाँ n संख्या, n है 23, तो गुना कर देंगे इसमें 2, कितने बन गए? 46। तो इंसान में द्विगुणित 46 हो गई, n कितनी है? 23 है। अगर इसी इंसान में वो आधी संख्या और जुट जाए तो 23 गुना कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 69। देखो ना आप इसको 3, यहाँ 23 और 3 है तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69, यस 69 इतने हो जाएंगे। तो ये त्रिगुणित हो गया, पर इंसान में ऐसा नहीं होता है, पर ऐसे पुष्प में होते हैं। ओके, पुष्प वाले पौधे जो हैं उसमें बीज बनने के दौरान ऐसी प्रक्रिया होती है। अब ऐसी भी प्रक्रिया होती है बहुत सारे पादप में और बहुत सारे जीवों में भी। तो असल में हमें यहाँ बताना क्या है कि जो भ्रूणपोष है उसकी गुणित संख्या क्या होगी? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या चतुष्गुणित। ये तो मेरे विकल्प हैं। अब इसके विकल्प को देखिए, वही विकल्प है लेकिन उलट पुलट। नंबर ए में है द्विगुणित, नंबर बी में है त्रिगुणित, सी में है चतुष्गुणित और डी में है अगुणित। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? क्वेश्चन नंबर ये 21 का बी जो है वो सही जवाब होगा, त्रिगुणित। ठीक है, कैसे त्रिगुणित आपको पता है कैसे त्रिगुणित, और मैं आपको सेट 1 में भी समझाई थी, सेट 2 में भी ऐसे सवाल थे। ये भ्रूणपोष की बात हो रही है ना, भ्रूणपोष क्या किसको कहते हैं, किसको बोला जाता है?
जैसे ये भ्रूण, ये मैं क्या बना रही हूँ, शब्दों को समझ लीजिए। मैं ये बना रही हूँ भ्रूण कोश, समझ लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है पोष, पोष मतलब पोषण, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे भ्रूण कोश। अब बोलो भ्रूण पोष के बारे में पूछा जा रहा है तो भ्रूण कोश बना रही हैं। आपको भ्रूण कोश के अंदर ही भ्रूण पोष बनेगा, इसलिए मुझे भ्रूण कोश बनाना है। ठीक है, ये है भ्रूण कोश जिसको एम्ब्रियो सैक बोलते हो, और इसको एंडोस्पर्म कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये भ्रूण कोश एम्ब्रियो सैक है, उसकी आकृति क्या होती है, नीचे 2 कोशिका होती है जिसको सिनर्जिड की कोशिका बोलते हो, उसके ऊपर एक कोशिका होती है जिसको अंड कोशिका बोलते हो, ऊपर की तरफ 3 कोशिका है जिसको एंटीपोडल कोशिका बोलते हो, बीच में एक कोशिका है जिसको सेंट्रल केंद्र कोशिका कहते हो। ठीक है, इस केंद्र कोशिका में 2 युग्मक पाए जाते हैं, उस युग्मक को ध्रुवीय युग्मक कहते हो। ठीक है, अब ये तो भ्रूणकोश की आकृति हो गई, लेकिन भ्रूणपोष यहाँ कब बनेगा, जब इसको निषेचन करने के लिए परागनली आएगा और उस परागनली में 2 युग्मक होगा। कौन सा, नर युग्मक। ठीक है, तो पहला नर युग्मक क्या करेगा, आगे बढ़कर अंड कोशिका को निषेचित करेगा। क्यों, क्योंकि जब ये आगे बढ़ेगा तो नीचे जो सिनर्जिड की कोशिका दिख रही है ऐसी लंबी लंबी, ये नष्ट हो जाती है कुछ रासायनिक प्रभाव से, तो वो नष्ट हो गई, और ये जो पहला वाला नर युग्मक है जाके अंड से निषेचित कर लिया। तो निषेचित करेगा तो ये क्या बनाएगा, युग्मनज बनाएगा। ठीक है, ये जाके मिल गया इससे, तो ये युग्मनज बना दिया जिसको जायगोट बोल रहे हो। ठीक है, अब एक जो है नर युग्मक बच गया, ये नर युग्मक आगे बढ़ेगा, क्या करेगा, ये जो केंद्रक कोशिका है उसके भीतर जो 2 ध्रुवीय केंद्रक है वो पहले आपस में निषेचित हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहले 2 ध्रुवीय केंद्रक था, एक एन था एक एन था, यानी अगुणित अगुणित था। ठीक है, अगुणित अगुणित दोनों मिल गया, आपस में मिल गया, तो क्या बना दिया, द्विगुणित बना दिया। अब ये जो पीछे एक नर केंद्रक है वो भी आगे बढ़ रहा है, और ये जो द्विगुणित वाली आकृति यहाँ बनी है उसमें फिर जाके ये निषेचित हो गया। ठीक है, तो ये इसके पास भी तो अगुणित संख्या थी, ये जाकर के इससे जाकर के मिल गया, द्विगुणित वाले से मिल गया, तो अब ये क्या बना दिया, त्रिगुणित। तो अब जो ये आकृति ये जाके जैसे इससे मिल गया, अब ये पूरी की पूरी आकृति ही तो भ्रूण पोष कहलाती है। ठीक है, जिसको एंडोस्पर्म कहते हो, भ्रूण कोश को एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो भ्रूणपोष की गुणित संख्या कितनी हो गई, हो गई ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए आगे देखिए अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर 22 में क्या पूछा जा रहा है, घास परिवार में, घास के परिवार में बीजपत्र को किस नाम से पुकारेंगे, इस नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं इसमें से। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, यहाँ कॉटिलेडन यानी बीजपत्र आपको बताया गया था। मुख्य तौर पे बीजपत्र 2 प्रकार का होता है, एक मोनोकॉटिलेडन और एक डाइकॉटिलेडन। मोनोकॉटिलेडन एक बीजपत्री, डाइकॉटिलेडन द्विबीजपत्री। ठीक है, अब बात आती है जब ये 2 ही प्रकार का कॉटिलेडन, 2 ही प्रकार का बीजपत्र है, तो किस प्रकार का बीजपत्र घास वाले परिवार में होगा। तो ऑप्शन में ना आपका मोनोकॉटिलेडन है ना डाइकॉटिलेडन है, अगर हम लोग जान भी जाए तो। ठीक है, तो आखिर ये है क्या, तो पहली बात ये समझ लीजिए, घास के परिवार में यानी घास में पुष्प आता है। अगर कॉटिलेडन बीजपत्र की बात हो रही है तो बीजपत्र किसका भाग है, बीज का, है ना, तो बीज का भाग है, तो बीज इसका मतलब घास में बनता है, वाकई बनता है, और घास में पुष्प भी आते हैं। ठीक है, तो घास में जो पुष्प आता है उसमें बीज बनता है, वो बीज किस प्रकार का बनता है, वो बीज बनता है मोनोकॉटिलेडन एक बीजपत्री। ठीक है, तो घास में किस तरह के बनते हैं, एक बीजपत्री मोनोकॉटिलेडन। तो अब बात आती है, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं कि कौन से कॉटिलेडन के नाम से जानेंगे, तो मैं आपको बता दूं, घास के परिवार में मोनोकॉटिलेडन्स को हम लोग स्कुटैलम के नाम से जानते हैं।
ठीक है। और आपको मैं क्लास में भी समझाई थी, और जब मैं डायग्राम बनाई थी उसमें स्कूटेलम का भी मैं उसमें दर्शाई थी। जैसे कि आप कुछ इस तरह से डायग्राम बनाए थे ना, चलिए एक रफली थोड़ा सा बना करके भी मैं दिखाऊं। कुछ इस टाइप की आकृति बनाए थे, है ना, कुछ इस टाइप की, अभी रफली थोड़ा सा खाली बना दे रही हूँ। इस टाइप की आकृति थी, यहाँ रूट कैप था और यहाँ पे रूट था, यहाँ प्लूम्यूल था इस जगह, और ये जो भाग आप देख रहे हो हल्का सा बाहर निकला हुआ भाग, इसी को तो स्कूटेलम लिखे थे ना, है ना। तो ये जो स्कूटेलम है ये सारे एक बीजपत्री में पाए जाते हैं, पर ये कंप्लीट घास के परिवार में पूरे बीजपत्र को ही स्कूटेलम कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं स्कूटेलम कौन सा ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये सारे के सारे ऊपर ए बी सी बिल्कुल नहीं हो रहा, सिर्फ डी होगा। उसको घास के परिवार में इस नाम को हम लोग स्कूटेलम से जानते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखिए, आपको 23 नंबर सवाल में क्या पूछा जा रहा है, प्रतिरक्षी अणुओं का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। जो एंटीबॉडीज हमारा शरीर उत्पादित करता है, जो प्रतिरक्षा अणु हमारे शरीर से निर्मित होता है, वो कौन बनाता है, जो आपके सामने ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि जो एंटीबॉडीज़ यानी प्रतिरक्षी अणु निकलती है हमारे शरीर से, उसका कार्य क्या है। जो बाहरी तत्व जो हमारे शरीर के अलावा शरीर से बाहर से कोई तत्व हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, कोई जीवाणु है, विषाणु है, या कोई धूलकण है, या कोई रासायनिक तत्व है जो अंदर प्रवेश करता है, तो उसके खिलाफ उससे लड़ने के लिए उसके खिलाफ हमारे शरीर से प्रतिरक्षी अणुओं का निर्माण होता है। अब वो निर्मित होता है और उसको ख़त्म करता है। कोई जीवाणु विषाणु आया तो उसको मारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये निर्मित होता है। ये आप सबको अच्छे तरीके से पता है। अब बात यहाँ पर आती है कि ये जब हमारे शरीर में बाहरी तत्व प्रवेश करता है तो ये अणु बनाता कौन है। ठीक है, वो बन रहा है और उसको मारने का कार्य कर रहा है, पर हमारे शरीर में ये बना कौन रहा है। तो आपको मैं बताऊं, ऑप्शन ए है टी सेल, बी है बी सेल्स, सी है सर्टोली सेल्स और डी है मास्ट सेल्स। तो आपको बता दूं ये बनाएगा बी सेल। बी सेल्स सही जवाब हो गया। ठीक है, कैसे सही जवाब है वो मैं बताऊंगी। अब देखिए यहाँ क्या है, टी सेल कुछ बच्चे बता रहे थे, क्यों बता रहे थे वो भी मैं बताऊंगी, और बी सेल क्यों होगा सही जवाब वो भी मैं बता रही हूँ। सर्टोली सेल की तो कोई बात ही नहीं होती है, ये तो सिर्फ मानव के वृषण में पाया जाता है, तो इसका तो कोई बात ही नहीं उठता। मास्ट सेल क्या होता है। मास्ट सेल होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं को बनाकर तैयार करता है ना, उसी को बोलते हैं मास्ट सेल। ठीक है, मास्ट की कोशिका। तो ये मास्ट सेल कहलाता है जो कि हमारे रक्त आरबीसीज को बनाता है। आरबीसीज लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं होता ना, तो उसको नया निर्मित करना पड़ता है। तो नया निर्मित होता है कहाँ से, अस्थि मज्जा से, यानी बोन मैरो से। तो बोन मैरो में एक खास प्रकार की कोशिका है जिसको स्टेम सेल कहते हैं, वही स्टेम सेल मास्ट सेल है। ठीक है, जो बनाता है। हमारा सवाल है यहाँ प्रतिरक्षी अणुओं का, तो वो बी सेल बनाता है। कैसे बनाता है देखिए, यहाँ पे आपको बताया भी गया था क्लास में कि ये जो टी सेल्स हैं, ये टी सेल्स को बोला जाता है हेल्पर सेल। ठीक है, टी सेल को कहते हैं हेल्पर सेल, यानी ये मदद करने वाला सेल है। क्या मदद करता है। और बी सेल को बोलते हैं मेमोरी सेल। मेमोरी यानी याद। ठीक है, याद में रहना। अब क्या ये याद वाला सेल, ये हेल्पर सेल मतलब क्या हो गया, मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई बाहरी तत्व आपके शरीर में प्रवेश करता है, कोई जीवाणु आया, चलिए एक उदाहरण बता दूं, जीवाणु में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी मान लीजिए आया। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कहने का मतलब कि निमोनिया लगाने वाला जीवाणु। तो ये निमोनिया, जो स्तनधारी जीवों में निमोनिया जिससे होता है, उस जीवाणु का नाम ही स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। वो जीवाणु जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया पहली बार, तो उसको हमारा शरीर पहले समझेगा कि किस तरह का ये जीवाणु है, किस अणुओं का बना हुआ है, इसको ख़त्म करने के लिए कैसे अणु बनने चाहिए, ये सबसे पहले समझने की कोशिश करेगा, वो है टी सेल।
ठीक है। टी सेल वो पहले बाहरी तत्व को समझेगा कैसा अणु है क्या है, तब वो एक संदेश भेजेगा, एक रासायनिक संदेश भेजेगा बी सेल के पास कि ये खास प्रकार के अणुओं वाला एक बाहरी तत्व आ रहा है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना है। तो ये इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हेल्पर सेल किस लिए हो गया, क्योंकि ये इसकी मदद कर रहा है एंटीबॉडीज बनाने के लिए। क्योंकि अगर ये पहले पहचानेगा बाहरी तत्व को, फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा, काफ़ी वक्त लग जाएगा। तब तक तो आपके शरीर में वो जीवाणु फैल चुका होगा और जो वो रोग निर्मित करता है वो रोग आपको लग जाएगा। ठीक है, तो टी सेल पहले ही पहचान लेता है और वो संदेश बी सेल को दे देता है, तो इसलिए इसको हेल्पर सेल कहते हैं, ये मदद कर रहा है। ठीक है, अब बी सेल को मेमोरी सेल क्यों बोल रहे हैं? मेमोरी सेल इसलिए कि एक बार ये एंटीबॉडीज, एक बार प्रतिरक्षी बना चुका है निमोनिया जीवाणु के खिलाफ। अब अगर बाद में फिर कभी 1 महीने 2 महीने या कभी जीवन में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया फिर आपके शरीर में अगर प्रवेश कर गया, तो टी सेल को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको याद है, इसको पता है कि अरे इस प्रकार के जीवाणु वाले अणु के लिए हम लोग तो एंटीबॉडीज़ बना चुके हैं, हमारा प्रतिरक्षा तो हमारा पहले से बना हुआ है। तो उसके मेमोरी में, उसके कोशिकाओं में उस तरह के अणु पहले से बने हुए हैं, वो वहाँ पर एक तरीके से पड़ा हुआ है। अब दोबारा जब आएगा तो टी सेल को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बी सेल फटाफट उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो कौन बनाना शुरू किया? बी सेल। ओके, तो यही हो गया आपका आंसर बी सेल सही जवाब हो गए। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। सवाल नंबर 24 में क्या पूछा जा रहा है? पीयूष में कौन सा प्रतिरक्षी अणु पाया जाता है? पीयूष यानी कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम की बात हो रही है। उस कोलोस्ट्रम में किस प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं? जब मैं आपको क्लास में बता रही थी तब मैं बताई भी थी कि ये सवाल पूछा जाता है और इस पे आपको ध्यान देना है, तो वाकई आपको ज़रूर याद होगा किस प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं। कोलोस्ट्रम पीयूष क्या हो रहा है? जो बच्चे के जन्म के बाद जो पहला दूध माँ से निर्मित होता है वो कोलोस्ट्रम है, जो काफ़ी गाढ़ा दूध होता है, पीले ढंग का दूध होता है, जिसमें बहुत प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य तौर पे एक खास तरह के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं जो बच्चे के अंदर जाना जरूरी है इस पृथ्वी पे तरह तरह के बाहरी तत्वों से लड़ने के लिए, तरह तरह के रोग बीमारियों से लड़ने के लिए। इसके बारे में जब पहले नहीं पता था तो ये एक गंदा मान करके, गंदा वेस्ट प्रोडक्ट, मल मान करके इसको फेंक दिया जाता था। लेकिन जब इस पर रिसर्च हुआ, शोध हुआ और पता लगा कि नहीं, इसमें बहुत प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो अब इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब वही बात आपको पूछी जा रही है कि किस प्रकार का, खास तौर पे किस प्रकार के प्रतिरक्षी इसमें पाए जाते हैं जो बच्चे के अंदर जाना जरूरी है। तो ऑप्शन आपका लिखा हुआ है IgA, IgM, IgE और IgG। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड। ए प्रकार का Ig क्या है? Ig इम्यूनोग्लोब्यूलिन। Ig शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन ही दूसरा नाम है इसका एंटीबॉडी का, प्रतिरक्षी का। ठीक है, प्रतिरक्षी का एक रासायनिक नाम हो गया इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो ये प्रतिरक्षी यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन बहुत प्रकार के होते हैं जिसकी कोडिंग की जाती है A, M, E, G और तरह तरह के। लेकिन कोलोस्ट्रम में कैसा प्रकार का मिलता है? IgA प्रकार का। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। अगला सवाल है आपका 25 नंबर। 25 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? एलर्जी, ठीक है, अतिरंजित अनुक्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? एलर्जी शब्द, अतिरंजित अनुक्रिया तो शायद आपको बहुत हिंदी में डिफिकल्ट सुनकर लगता होगा। एलर्जी कॉमन है, अक्सर सुनते हो, बोलते भी हो। एलर्जी क्या होता है? जब किसी तत्व से, किसी खास चीज़ से किसी को दिक्कत होने लग जाए, उससे बहुत तरह की परेशानी आपके शरीर में उत्पन्न होने लग जाए, तो वो एलर्जी है। ठीक है, जैसे धूल से किसी को एलर्जी है, थोड़ा सा भी धूल गया बस छींकने लगा, खांसने लगा, सर्दी हो गई, बुखार हो गया, तरह तरह से। तो किसी को कोई खास तरह के फल से एलर्जी है। तो ये जो एलर्जी होती है ये
जो एलर्जी की बात हो रही है, अतिरंजित अनुक्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? इसमें जितने सारे ऑप्शन दिए हैं, इस ऑप्शन में से ये किस शब्द से संबंधित है? तो ऑप्शन के हिसाब से भी मैं समझाऊंगी। पहले ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा वो देखिए। ये जो एलर्जी होती है वो हिस्टामाइन से संबंधित है, सेरोटोनिन से संबंधित है, मेलानिन से संबंधित है, या ए बी दोनों लगता है, हिस्टामिन भी और सेरोटिन भी। तो आपको बता दूं ऑप्शन ए बी दोनों ही होगा, तो दोनों तो टिक करेंगे नहीं। आपके ऑप्शन डी में ऐसा दिया हुआ है ए बी दोनों के लिए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये दोनों ही होते हैं, ये दोनों। अगला सवाल है आपका 26 नंबर। 26 में क्या पूछा जा रहा है? हिस्टामाइन इज सिक्रेटेड बाय। अभी हमारा जो पिछले सवाल में उत्तर था उसी उत्तर से संबंधित एक और आपका सवाल बन गया। जो हिस्टामाइन है वो निकलता किससे है, किस तरह की? ये जो ऑप्शन दिए हुए जितने सारे आपके यहाँ पे विकल्प हैं उसमें से आपको बताना है कि ये किससे सिक्रेट होगा। हिस्टामाइन एक खास प्रकार का रासायनिक तत्व है जो कि एलर्जी से संबंधित है, तो ये निकलता किससे है? ये लिखा हुआ है ग्रैन्युलोसाइट कोशिकाएं, डेंड्रिक कोशिकाएं, फैगोसाइटिक कोशिकाएं या मास्ट कोशिकाएं। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा डी, मास्ट कोशिकाएं। ठीक है, मास्ट कोशिका भी मैं तुरंत समझाई क्या होता है। मास्ट कोशिका जो अस्थि मज्जा में उपस्थित स्टेम सेल होते हैं जो लाल रक्त कोशिकाओं को निर्मित करता है, वही मास्ट सेल है। यानी मास्ट सेल लाल रक्त कोशिकाओं को भी निर्मित करता है, और यही मास्ट सेल से आपका हिस्टामाइन भी स्रावित होता है। हिस्टामाइन किसके द्वारा स्रावित होता है, किससे स्राव करता है? तो स्रावित होगा मास्ट सेल से। ओके, चलिए आगे देखिए क्या है फिर। सवाल है आपका 27 नंबर में एलिसा। एलिसा से संबंधित एक सवाल आपके सेट 1 में भी था शायद, ठीक है, और सेट 1 के टाइम में भी मैं आपको एलिसा से संबंधित सवाल के बारे में पूरा डिटेल भी समझाई थी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एलिसा का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए करते हैं? तो आपको ज़रूर याद होगा, इसको मुझे बिल्कुल समझाने की ज़रूरत नहीं, मैं कई बार समझा दी हूँ। और जो वीडियो नहीं देखे हो वो जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं कई बार समझा चुकी हूँ कि एलिसा एक प्रकार का परीक्षण है। जैसे कुछ आप परीक्षण करते हो, किसी कोई बीमारी, रोग बीमारी लगती है, तो उसके लक्षण से हम लोगों को समझ आता है कि हाँ ये बीमारी हो सकती है, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए कि यही बीमारी है उसके लिए परीक्षण होता है, रक्त का, यूरिन का। लेकिन जब रक्त और यूरिन का परीक्षण करते हैं तो उससे संबंधित उस परीक्षण को एक नाम दिया जाता है कि कैसा परीक्षण। उसी से एक परीक्षण है एलिसा। तो एलिसा कौन से रोग को कंफर्म करेगा? तो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है? मलेरिया, कैंसर, एड्स या टाइफाइड। क्या हो गया? ऑप्शन सी एड्स। ठीक है, ऑप्शन सी एड्स। एड्स को ये कंफर्म करने के लिए एलिसा टेस्ट करते हैं। ओके, अगर टाइफाइड बोलोगे तो टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट होता है। ओके, एलिसा टेस्ट नहीं। अगर आपका ये सवाल यहाँ लिखा रहे विडाल टेस्ट का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाएगा, विडाल टेस्ट, तब आप बोलोगे टाइफाइड। ओके, यहाँ आपका लिखा हुआ है एलिसा, तो एलिसा के लिए सही जवाब सी हो गया। क्लियर? चलिए आगे देखिए। सवाल नंबर 28। 28 में क्या पूछा जा रहा है? संस्पर्श संदमन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन गुण का संबंध किससे है? ये संबंध किससे है उसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, संस्पर्श संदमन होता क्या है। और ये ऐसे संस्पर्श संदमन से संबंधित एक सवाल आपका सेट 1 में भी था, जो कैंसर से संबंधित भी सवाल था, जिसको कि मैं आप समझाई भी थी। चलिए एक बार थोड़ा सा और एक बार रिपीट कर दिया जाए शॉर्ट में। क्या होता है ये संस्पर्श संदमन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन? जब कोई कोशिका है ना, वो कोशिका, जितनी भी कोशिकाएं होती है वो सारी कोशिकाएं थोड़ी थोड़ी दूरी पर रहती है। अब तो मैं यहाँ पर आपको बना करके दिखा रही हूँ इसलिए इतनी दूरी आपको दिख रही है, पर जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तभी इतनी दूरी दिखेगी। रियल में इतनी दूरी नहीं होती, पर दूरी होती है। कोई भी कोशिका आपस में ऐसे सटा हुआ नहीं होता, दोनों की कोशिका झिल्ली सटी हुई है ऐसे नहीं होता। ठीक है, सारी कोशिकाएं अलग अलग रहती है, थोड़ा थोड़ा गैप सब में रहता है। ठीक है, सारी कोशिकाएं ऐसे दूर दूर रहती है। ये हो गया कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी कॉन्टैक्ट में रुकावट, वो सट नहीं रहा है।
ठीक है। इनहिबिट मतलब रोकना, तो ये कांटेक्ट टच से दूर है। ओके, तो नॉर्मल साधारण कोशिका में ऐसे गुण हैं, लेकिन अगर कोई कोशिका यहाँ निर्मित हो जाती है और सट जाती है दोनों सतह से, ये इसकी झिल्ली सट गई, तो ये कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं है, संस्पर्श संदमन ये नहीं हुआ, ये सट गया, कांटेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो लक्षण होंगे ना वो कैंसरिक कोशिका में होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ये ट्यूमर बन जाते हैं, ठीक है। तो यही आपको पूछा जा रहा है कि कांटेक्ट इनहिबिशन संस्पर्श संदमन गुण किसका है, सामान्य कोशिकाओं का यानी प्रसामान्य वही सामान्य कोशिका, कैंसर कोशिकाओं का, मैक्रोफेजेज भक्षकाणु का, या फिर हेपेटिक कोशिकाओं का, किसका लक्षण हो जाएगा ये? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये सामान्य कोशिकाओं का लक्षण है। जो सामान्य कोशिकाएं हैं उसी में कांटेक्ट इनहिबिशन होगा, कांटेक्ट इनहिबिशन अगर खत्म हो गया तो वो ट्यूमर बन जाएगा, कैंसरिक कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला सवाल नंबर 29 में क्या दिया है देखिए, निम्न में से किसके अत्यधिक सेवन से विभ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है? विभ्रम हैलुसिनेशन, ठीक है। विभ्रम हैलुसिनेशन मतलब ऐसे चक्कर वक्कर आना, ध्यान नहीं रहना, होश नहीं रहना, थोड़ा उस तरह के हैलुसिनेशन होते हैं। तो इसमें जितने सारे उदाहरण दिए हुए हैं उसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही विकल्प आपका होगा, कौन से विकल्प यहाँ सही होंगे हैलुसिनेशन के लिए, विभ्रम के लिए, ठीक है। तो आपका दिया है ओपियोइड, दिया है कैनाबाइनॉइड, कोकीन और हशीश। अब ये जो इतने सारे उदाहरण दिए हैं ये सबके सब नशीली पदार्थ ही हैं, सबके नशे करने से आपको चक्कर वक्कर आएगा और ध्यान नहीं रहेगा, पर यहाँ खास तरह से हैलुसिनेशन की बात जो हो रही है, बिल्कुल ही दिमाग पे असर कर जाना और कुछ भी होश नहीं रहना, ये किसकी वजह से होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन कौन से होंगे? ऑप्शन सी इज द कोकेन। अगला सवाल क्या है 30 में आपको पूछा जा रहा है शब्द सिरोसिस, ये जो सिरोसिस शब्द सुन रहे हो आप, वो निम्न में से किस अंग से संबंधित है? ये सिरोसिस एक बीमारी होती है और ये बीमारी लगती है ज़्यादा शराब वगैरह पीने से। ज़्यादा शराब पी रहे हो या धूलकण आपके शरीर में ज़्यादा प्रवेश कर रहा है और बहुत तरह के तत्व हैं, ज़्यादातर शराब वाले तत्व और ज़्यादा नशीली पदार्थ का सेवन जो करता है उसमें ये दिक्कत आती है सिरोसिस की। अब ये जो सिरोसिस की बीमारी होती है वो किस अंग से संबंधित है, यही आपको पूछा जा रहा है, क्योंकि कोई भी बीमारी अगर लगती है तो वो पूरे शरीर में तुरंत नहीं लग जाती, वो पहले एक खास अंग पे, खास भाग पे वो प्रभाव डालता है, ठीक है। कोई बाहरी तत्व भी हुए ना, कोई जीवाणु विषाणु भी अगर होता है तो वो तुरंत पूरे शरीर में नहीं हो जाता, कोई एक खास जगह पे वो रोग निर्मित करता है, ठीक है। तो वही बात है, जो ज़्यादातर शराब वगैरह पीते हैं, जो ज़्यादा शराब नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं, उसमें एक सिरोसिस की बीमारी होती है। वो सिरोसिस किस से संबंधित है? फेफड़े से, किडनी से यानी वृक्क, या मस्तिष्क, या यकृत से? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लीवर में सिरोसिस होते हैं, ठीक है। तो लीवर हो गया राइट आंसर, ओके।